27 मार्च को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार 8 फरवरी 2021 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किए गए हैं। जिला अंतर्गत समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्योहारों में निकलने वाले जुलूस, गैर मेले, सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। जिला सीधी अंतर्गत जिला पंचायत सभागार में आयोजित होने वाली जन सुनवाई कार्यक्रम में मास्क लगाना एवं 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। प्रदेश में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या में दिनों दिन हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए जिला सीधी अंतर्गत विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम में 100 तथा अंत्येष्टि में अधिकतम 50 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए होली का त्योहार परिवारजनों के साथ ही मनाएं। उल्लेखनीय है कि देश व प्रदेश में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली तथा मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पृथक से दिशा निर्देश जारी किए जाकर प्रभावी रूप से लागू किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दंडिक कार्यवाही की जाएगी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगना और लगाना एक सामान्य सी बात मानी जाती है, लेकिन चुनावी सफर में अगर अधिवक्ताओं के चुनाव में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाए तो यह मान लेना चाहिए कि राजनीति जहां भी जाएगी अपना रंग दिखाएगी। ऐसा ही रंग इन दिनों सीधी जिला अधिवक्ता संघ के हो रहे चुनाव में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जैसे जैसे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की निर्वाचन की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप पर मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए उम्मीदवारों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में जिला अधिवक्ता संघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह के ऊपर अधिवक्ता संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, अधिवक्ता मुनिंद्र द्विवेदी, गिरिजा सिंह, अंजलि तिवारी ने निवर्तमान अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके नाम अधिवक्ता संघ की मतदाता सूची से साजिशन हटा देने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही अन्य मुद्दों के साथ एडवोकेट अंजलि तिवारी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। दूसरी तरफ अधिवक्ता संघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ने 27 मार्च को अपने अधिवक्ता कक्ष में पत्रकार वार्ता बुलाई। पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों ने जब उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में जानकारी चाहिए तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सारे आरोपों का मैं खंडन करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कई दस्तावेजों को दिखाते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। इन चुनावों के दरमियान आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने लोगों की सदस्यता में हेरफेर कर दी, लोगों की सदस्यता नहीं होने दी। क्या कहना चाहेंगे आप इन आरोपों पर? मैं इन आरोपों का खंडन करते हुए स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि जिन माननीय अधिवक्ताओं ने सदस्यता शुल्क जमा किया है उनकी किसी भी एक भी आदमी की मतदाता सूची के नाम से वंचित नहीं है। दूसरी बात, उन्हीं लोगों ने वो किया है, नहीं जमा किया है, जो यहाँ पृथक बार बनाने के लिए मीटिंग किए थे, कि घोषणा किए थे कि हम नहीं वो करेंगे, और यहाँ आके फीस नहीं जमा करेंगे। ये जो वर्तमान काम कर रहा है सिस्टम, उसके पास पैसा नहीं जमा करेंगे। तो अब ये देखिए, कानून का एक तरफ पालन हो, एक तरफ फीस भी न जमा हो, और दादागिरी करें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जिला अधिवक्ता संघ सीधी की सदस्यता शुल्क पंजी है। इसमें इस सीट में आप एक नज़र डालें, ये सीट फुल है, कितने कितने रुपए बचे हुए हैं, किनके बचे हुए हैं, ये यदा कदा है कि 554 है, 1800 है जो लंबे समय से नहीं पैसा जमा किए हैं, ये 60 रुपये है, 60 रुपये है, बहुत सारे 60 रुपये है। इस तरह से देखिए ना, इसमें कोई मैं अकेला नहीं हूँ, सेक्रेटरी साहब की भी सिग्नेचर है, मेरे भी सिग्नेचर है, कई लोगों के नाम जोड़े गए हैं। लेकिन आपका कहना है कि सारे प्रोसेस पूरे हैं, नियमों के तहत ही कार्रवाई हुई है। जी जी। फिर लोग अनशन क्यों बैठ रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध प्रजातंत्र का आभूषण है, गहना है, विरोध करना चाहिए। पर माननीय अंजनी तिवारी जी 19 के आसपास जब पहली मर्तबा मैं अध्यक्ष बना था और चैम्बर का निर्माण कर रहा था और विकास कर रहा था, उस समय भी इस बात के लिए बैठे थे
कि ये निर्माण क्यों हो रहा है, क्यों विकास हो रहा है। उसमें आमरण अनशन बैठे थे और आमरण अनशन बैठने के बाद ठीक है, हमारा हमने चैम्बर बनाया, कार्यकाल पूरा हुआ, वो जो निर्माण है वो सही है, लोग सही हैं, सारा सिस्टम सही है, पर उस समय बदनाम करने की जो साजिश रची गई थी, विकास को समाप्त करने के लिए, उसके ऊपर कालिख पोतने के लिए, वो उन्होंने किया था। अब इस कार्यकाल में कहीं कुछ भी नहीं मिला, इसलिए ये सब जो कुछ लोगों की सदस्यता समाप्त, एक जन की सदस्यता समाप्त हुई, उनके भ्रष्टाचार के आरोप थे। अब भ्रष्टाचार की उस जांच समिति, रामपाल तिवारी जी ने जांच समिति, उसमें बताया कि इसमें रुपए का गमन हुआ है, ये रिकॉर्ड नहीं दिए हैं, उसकी जांच करके रिपोर्ट दी। अब वो बार से पृथक हुए, कंप्यूटर स्टेट बार से आया, वो सब नहीं दिए, सारे रिकॉर्ड है, सारी जांचें हैं। हमारा क्या, हमारे तो सभी परिवार के सदस्य हैं, हम तो सभी के साथ एक समान व्यवहार कर रहे हैं, अब करेंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच 7 अप्रैल को अधिवक्ता संघ के मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जानी है, जिसके लिए पदाधिकारियों की नामांकन प्रक्रिया पूरी कराई जानी है। 27 मार्च को अध्यक्ष सहित अन्य पदों के उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। एनटीवी इंडिया न्यूज को एक विशेष मुलाकात के दौरान अधिवक्ता संघ के निर्वाचन अधिकारी ओपी श्रीवास्तव ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए पर्चे दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के नाम और निर्वाचन प्रक्रिया के कार्यक्रमों की जानकारी दी। देखिए, जिला अधिवक्ता संघ का ये जो चुनाव हो रहा है, मेरे निर्देशन में, मैं चुनाव अधिकारी हूँ, तो अभी तक 4 बजे तक का समय था। 4 बजे तक का समय व्यतीत हो चुका है। जो भी नाम आए हैं उम्मीदवारों के, उनका टेबुलेशन का काम जारी है और हमारे सहायक निर्वाचन अधिकारी बघेल साहब हैं। अभी तक अध्यक्ष पद के लिए कितने नाम आए हैं, इसकी जानकारी आप। अध्यक्ष पद के 6 उम्मीदवार आ चुके हैं, जिनमें से क्रमशः ब्रिजेंद्र सिंह, आनंद पांडे और वो महीप शुक्ला और विनयधर द्विवेदी, राकेश रतन सिंह और एक ये प्रकाश मिश्रा जी। हाँ, 6 उम्मीदवार आ चुके। ये इसके लिए अब नामांकन फॉर्म वापस करने की तिथि कब रखी गई है? ये 31 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी 2 बजे तक, और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते। मतदान के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है? मतदान के लिए 7 अप्रैल का दिन निश्चित किया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद दूसरे दिन 8 अप्रैल को मतों की गणना होगी। ऐसा कहा जा रहा था कि आपके पास कुछ निर्देश आए हैं कुछ नए नाम जोड़ने के लिए, उस पर क्या आप के कोई इस पे पहल की गई है क्या? देखिए, नया नाम जोड़ने का मुझे न तो स्टेट बार से या और कहीं से कोई निर्देश प्राप्त ही नहीं हुआ है। और जो बाई लाज अपने स्टेट SDPA का है, सीधी बार एसोसिएशन का, तो सीधी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अनुसार जो मतदाता सूची बनाई गई है, उस मतदाता सूची के अनुसार ही चुनाव संपन्न होगा। अब उसमें न तो कोई नाम जोड़ा जा सकता है और न ही किसी का नाम हटाया जा सकता है। जिला अधिवक्ता संघ की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इसके साथ ही अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरे उम्मीदवारों द्वारा भी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे 7 अप्रैल के मतदान के बाद सामने आएंगे, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप पर विराम लग जाएगा। लेकिन तब तक इस चुनाव में अभी कई रंग देखने को मिलेंगे। 27 मार्च को सीधी शहर के कॉफी हाउस में पूर्व विधायक बिंध निर्माण यात्रा के संयोजक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता बुलाई। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों को बिंध निर्माण यात्रा के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि 3 अप्रैल को रीवा के चिरौला मंदिर से बिंध निर्माण यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा के दौरान छात्र छात्राओं से जनसंवाद किए जाएंगे। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने बताया कि यह यात्रा 2 किस्तों में पूरी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों को यात्रा के उद्देश्यों की और मुद्दों की जानकारी दी। हमारा बिंद हमें लौटाओ, ये हमारा शीर्षक है। बिंद हमारा इसलिए लौटाओ कि साजिश के तहत और बिंद के उन तमाम उस समय के नेताओं के निष्क्रियता के कारण, चापलूसी के कारण अथवा किसी लोभ लालच में आके हमारा बिंद, जो पहले से राजधानी और पहले से हमारा प्रदेश था, ये हमसे ले लिया गया, छीन लिया गया। जबकि एक राज्य को चलाने के लिए सारे संसाधन, सारी सुविधाएं, सारा राजस्व, यहाँ तक कि छोटे छोटे राज्य जितने भी बने हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हमारा
रांची वाला इलाका हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे अन्य अन्य राज्य छोटे जो बने हैं, इनके भौगोलिक स्थिति, इनकी तमाम राजस्व स्थिति और इनके तमाम लोकतांत्रिक स्थितियों में विंध्य प्रदेश का किसी हिस्सा में कोई कमजोरी नहीं है। हमारे पास राजस्व राज चलाने के लिए इतना अधिक है कि हम अकेले जिस भूमि पर बैठे हैं, सीधी सिरौली से ही हम अगर चाहें तो 100 वर्ष तक हम विंध्य प्रदेश की सरकार चला जा सकते हैं। हमारे विंध्य के बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चल रही है, हमारे विंध्य के राजस्व से 1/3 मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। हमारे विंध्य में 56 प्रकार भोग के जितने भी देवांश आइटम है हमारे विंध्य में है। बावजूद हमारे यहाँ का एक बेरोजगार नौजवान लड़के देश के कोने के किसी हिस्से पर भी पाए जाते हैं, इसलिए कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। हमारी मांग है कि 70% स्थानीय उद्योगों पर यहाँ के नौजवानों को रोजगार दो। हमारी मांग है कि गोबर प्लांट लगाकर 5 रुपये खरीदी आम जनों से गोबर खरीदी करें, ताकि यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का कम पढ़ा लिखा, यहाँ का माँ बाप, यहाँ का बूढ़ा बच्चा तक भी किसी जाति धर्म वर्ग का आदमी 5 रुपये किलो गोबर जब सरकार खरीदेगी तो जहाँ एक और गौवंश की हत्या नहीं होगी, जहाँ एक पर आत्मनिर्भरता आएगी, दूसरा घर घर आमदनी बनेगी, बेरोजगारी दूर होगी। और जो मोदी जी कह रहे हैं तथाकथित कि आपको स्वाभिमानी बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, ऐसे सीधी जिले में भी 27 मार्च से दलहन और तिलहन की खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक विशेष मुलाकात के दौरान उप संचालक किसान कल्याण कृषि विकास अधिकारी राजेश सिंह चौहान ने एनटीवी इंडिया न्यूज को बताया कि जिले में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत राई, चना, मसूर की खरीदी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किसान अपनी उपज यहां पर निर्धारित मूल्य पर दे सकते हैं। उप संचालक राजेश सिंह चौहान ने बताया कि इसके लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार जैसा गेहूं की एमएसपी पर खरीदी करती है, उसी तरह है प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सरसों, चना, मसूर की खरीदी करने का निर्णय लिया है। तो उस सपोर्ट स्कीम में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जैसे सरसों का है मिनिमम सपोर्ट प्राइस 4650 रुपये, चना का है 5100 रुपये प्रति कुंटल, मसूर का भी 5100 रुपये प्रति कुंटल है। मान लीजिए बाज़ार में इससे कम रेट अगर किसान को मिल रहा है तो वो अपना उपज वहाँ ना बेचें, और ये इसकी तरह से व्यवस्था बनाई गई है सरकार द्वारा कि उसका जो उपज है हम खरीदेंगे। उसका भंडारण जो करेगा नाबार्ड होता है। इसमें जो यहाँ जिले में क्रियान्वयन एजेंसी बनाई गई है वो जिला विपणन संघ को बनाई गई है, मार्केट जिसका नाम है, जो खाद और बीज खाद की व्यवस्था करता है। और अपने ज़िले में 6 सेंटर बनाए गए हैं। चारों मंडियों को, मेन सीधी की कृषि उपज मंडी है, जो बाकी जगह रामपुर नैकिन की उप मंडी जो है, इसी तरह सिहावल की उप मंडी है, 4 उप मंडी, 3 उप मंडी, एक यहाँ की मेन मंडी और 2 सोसाइटियाँ। इस तरह कुल मिला के 6 खरीदी सेंटर बनाए गए हैं चना, मसूर और सरसों के। और उस तरह हमारे इसमें सरसों में हमारे करीब 2700 किसान रजिस्टर्ड हैं, और चना में 1700 और आपके मसूर में 850 किसान अभी यहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं जो ऑनलाइन। और वो शुरुआत आज से शुरू हो गई है। और उनका खरीदी सेंटर में 5 में नोडल कृषि विभाग द्वारा एक आरयू को नोडल अधिकारी बनाया गया है, वो सभी वहाँ तैनात हैं। एक यहाँ कॉल सेंटर भी जिले में बनाया गया है, जिसका पीआरओ के माध्यम से सभी जगह प्रसारित किया है। किसी किसान भाइयों को कोई भी समस्या हो वो यहाँ पर रिपोर्ट करें, उसका तुरंत उस पर संज्ञान लिया जाएगा। मैं खुद भी सभी जगह सेंटर में मैं भ्रमण किया हूँ, सभी जगह पर अभी व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से सुनिश्चित की गई है। वहाँ पर कलेक्टर, यहाँ जो कलेक्टर महोदय हैं लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं, और सभी अधिकारियों की रेगुलर बैठक ले रहे हैं और पर डे रिपोर्ट लेते हैं सभी जगह। सर, इसके लिए कोई लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है दलहन तिलहन के लिए, क्या है? अभी लक्ष्य तो इस तरह कोई निर्धारण नहीं। इसमें जो भी किसान का ये है कि इतने दिन पोर्टल खुला था, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन करना था, तो वो हमारे जितने रजिस्टर्ड हो गए हैं किसान, उनको SMS भेजे जाएंगे। प्रति SMS यहाँ कलेक्टर साहब के लॉगिन के माध्यम से हर सेंटर को 10 जाएंगे, बाकी और वहाँ से सेंटर जाएंगे उनको एक मैसेज, और मैसेज के आधार पर किसान उस सेंटर में आएगा और अपना उपज उनको भेज देगा और उसका भुगतान कर देगा फूड के माध्यम से, एक क्लिक के माध्यम से। अब खबर उत्तराखंड के नैनीताल जिले से, जहां होली को लेकर काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सबकी नजर प्रशासन पर थी कि होली के लिए प्रशासन किस तरह की गाइडलाइन जारी करता है। नैनीताल से हमारी विशेष रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि लोगों का इंतजार खत्म करते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गाब्याल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम गाब्याल ने कहा है कि नियमों का पालन करते हुए ही
होली के कार्यक्रम आयोजित होंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि होलिका दहन स्थल पर केवल 50% व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति रहेगी। स्थल पर भीड़ का जमावड़ा नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाला हर एक व्यक्ति का मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। होलिका दहन स्थल पर 60 साल की उम्र से ऊपर के व्यक्ति तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चों और किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को आने से बचना होगा। होली मिलन वाले स्थान पर 50% या फिर 100 से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नहीं करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, तेज गाना बजाना या किसी भी तरह के लाउडस्पीकर का प्रयोग करने पर रोक रहेगी। खाने या पेयजल के वितरण में केवल डिस्पोजल का प्रयोग किया जाने के साथ ही जगह जगह डस्टबिन की व्यवस्था किए जाने के निर्देश है। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। परीक्षाओं पर पड़ा कोरोना का असर। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय की परीक्षा अप्रैल की जगह मई में होंगी। भोपाल, इंदौर में सामूहिक होली जलाने और खेलने पर पूरी तरह रोक। जबलपुर और ग्वालियर समेत 10 शहरों में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। होली के लिए सरकार की गाइडलाइन। सार्वजनिक होली मनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध। घर पर ही मना सकेंगे त्योहार। और भोपाल, इंदौर के लोग आज रात 9 बजे तक खरीद ले जरूरी सामान। रविवार और सोमवार को बाहर नहीं निकल सकेंगे। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बंगाल में 6 बजे तक 79% और असम में हुई 72% वोटिंग। बांग्लादेश में पीएम का बंगाल पर भाषण देना आचार संहिता का उल्लंघन, कहा ममता बनर्जी ने। पंजाब में बीजेपी विधायक को दौड़ा कर पीटा। किसानों ने पुलिस घेरे से खींचकर हाथापाई की। कपड़े भी फाड़े। पुलिस ने बचाई जान। और पेट्रोल डीजल के दामों के बाद 1 अप्रैल से टीवी, एसी गाड़ियां, स्मार्टफोन, 2 व्हीलर भी होंगे महंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।